हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईवीएस क्लास फोर्थ ही ईवीएस का चैप्टर 9। इससे पहले जो है हम क्लास फोर्थ की जो बुक है उसके 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो इस 9 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने 8 चैप्टर जो है लास्ट के थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो उसमें था चलो स्कूल चले। तो उसमें स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी थी कि अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में बच्चों को किन किन प्रॉब्लम को फेस करते हुए, किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए स्कूल जाना पड़ता है। तो हमने उसमें कुछ न्यू टर्म सीखे थे, जैसे कि लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से जाते हैं, उत्तराखंड में बच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाते हैं, राजस्थान में बच्चे ऊँट से जाते हैं और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ठीक है, और सेम ऐसी जो केरल में है लकड़ी की नाव होती है उसे वल्लम कहा जाता है, बच्चे उससे स्कूल जाते हैं। और भी दो तीन चीज़ें थी जिसमें नाम मेंशन नहीं था कि किस स्टेट का है, बट यस हमने एक सोन अंदाज़ा लगाया था कि हाँ ये इस स्टेट का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड था चैप्टर था हमारा कान कान में, मीन्स आपको अच्छे से याद होगा कि सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड थे, जिसमें हाथियों को कान, जेब्रा के कान लगा दिए थे, हिरन को किसी के कान लगा दिए थे। मीन्स उसमें क्या करा था, सारे जानवरों के कान चेंज कर दिए थे। फिर आपको बताया था कि जानवरों की क्या विशेषताएं होती हैं क्या नहीं। फिर इसी तरीके से पक्षी को भी इन्होंने एनिमल्स की श्रेणी में लिया हुआ था, जैसे बर्ड्स अलग होते हैं और एनिमल्स अलग होते हैं। बट यस, फोर्थ क्लास में एनसीईआरटी ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया है। उसमें मीन्स हमने ये सीखा था सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, सेकंड और थर्ड चैप्टर में, कि जिन पक्षियों के या एनिमल्स के हम कह सकते हैं पंख होते हैं और कान अंदर की तरफ छुपे होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर की तरफ निकले रहते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, एक इंसान की तरह वो बच्चों को जन्म देते हैं। सो बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है पक्षी और जानवरों में, बट ये इसमें इस तरीके से बताया हुआ है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हमने अमृता की कहानी पढ़ी थी, जो खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर के इलाके में रहती थी, खेजड़ी से सारी चीज़ें से रिलेटेड कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता था, क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद था अनीता की मधुमक्खियाँ। तो हमने देखा था अनीता एक कैसे छोटे से बिहार के गांव की रहने वाली थी, उसने कितने स्ट्रगल के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद अपना फर्म चला रही है वो, मधुमक्खी पालन को उसने बनाया। फिर इसके बाद फिफ्थ चैप्टर तक हमने ये पढ़ा था और सिक्स सेवन्थ एट्थ तीनों ही चैप्टर इंटर रिलेटेड थे, जिसमें हमने कहानी पढ़ी थी एक लड़की की जो कि सफ़र शुरू करती है कहाँ से, गांधीनगर अहमदाबाद से वो ट्रेन चलती है। ठीक है, गांधीनगर से उनकी ट्रेन स्टार्ट होती है और वो कहाँ पे जा कर के ख़त्म होती है, केरला में। केरल में जा कर के उनकी ट्रेन ख़त्म होती है जहाँ पे वो उतरती है। तो उसका लड़की का जो सफ़र था ओमना का सफ़र पूरा 3 कहानियों में हमने पढ़ा था। ठीक है, 3 कहानियों में था बट वो सफ़र एक ही था। तो उसमें कह रहा था कि वो किन किन ट्रेन जो है किन किन स्टेट से जाती है और उन स्टेट का राजकीय फूड क्या है। ठीक है, वो मैंने कहा था आपको कि वो ज़रूरी है, उसको आपको पता होना चाहिए। तो हमने वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी। और जो उसकी फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड राधा के पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो वो नहीं जा पाई थी। तो किस तरीके से उसने डायरी में नोट करा था विद टाइमिंग, सारी चीज़ें उसने नोट करी थी, तीनों दिन की उसने क्या क्या किया क्या नहीं। सो ये सारा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था। ठीक है, अब हम करने वाले हैं पार्ट 9 बदलते परिवार। बेसिकली इस वीडियो में हम 2 चैप्टर करेंगे, पार्ट 9 बदलते परिवार और पार्ट 10 हुतुतु हुतुतु। क्योंकि देखो ये दोनों ही बहुत छोटे से चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और पार्ट 9 में आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, बट यस पार्ट 10 इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 9 बदलते परिवार। यहाँ निम्मी, सैरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देखो और चर्चा करो। देखो वैसे तो हम अपने दिमाग में थोड़ा सा ही सा आइडिया लेते हैं कि बदलते परिवार, अगर किसी भी चैप्टर का नाम बदलते परिवार है तो ऑब्वियसली उसमें परिवार को बदलता हुआ दिखाया गया होगा कि परिवार कैसे बदलते हैं। तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम कि देखो जब किसी भी परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो परिवार बदलता है, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो हमारा परिवार बदलता है, कोई लड़की शादी करके किसी और के घर में आती है तो भी परिवार बदलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरीके से हमारे परिवारों की में जो फैमिली मेम्बर्स की संख्या होती है वो घटती है या बढ़ती है, तो इसको हम कह सकते हैं बदलते परिवार। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 3 परिवार दिए गए हैं, नीचे देखो यह निम्मी, सैरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देखो और चर्चा करो। नन्ना मेहमान, निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। ठीक है, तो निम्मी की फैमिली में क्या हुआ है, उसकी छोटी बहन आई है, आप लोग देख ही पा रहे होगे पिक्चर के थ्रू। ठीक है, ये देखो
यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में जा रहे हैं ये सब। यहाँ पे ये छोटी सी बेबी जन्म हुआ है इसका, इससे मिल रहे हैं। फिर ये हॉस्पिटल से इनकी छुट्टी हो गई और अभी इसको घर लेके जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे निम्मी अपनी बहन का, छोटी सी बहन का वेलकम कर रही है। तो चित्रों को देख करके हमें थोड़ी सी बात करनी है। जन्म के पहले कौन कौन थे, तो देखो आपको कौन दिख रहा है, मम्मी पापा दादा दादी, मम्मी पापा दादा दादी और निम्मी। और अब कौन से आ गई, छोटी बहन। अब कुल मिलाकर कितने लोग हैं, अब लोग कितने हो गए, 6 हो गए, पहले कितने थे, 5। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन है, हमारे काम का नहीं है, और बच्चों को यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करने देना है। अब बस थोड़ा सा ये पूछा है, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, उसका जन्म कब हुआ, लड़की है लड़की, क्या रिश्ता है, ये सब कुछ काम का नहीं है, तो आप छोड़ दो। फिर यहाँ पे बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करो। तो यहाँ पे हो सकता है कि स्वास्थ्य कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पूछे, वैसे इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं। अब नेक्स्ट है बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया यानी कि, ठीक है। सेरिंग के बाबा को उसके ऑफिस से चिट्ठी मिली है, उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरा शहर जाना है। तो देखो सेरिंग के बाबा हैं, उनको यहाँ पे चिट्ठी मिली है, वो घर पे ला के दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये चिट्ठी मिली कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे चेंज करना पड़ेगा शहर। सोचो जब सेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। हो सकता है कुछ लोग खुश हुए हों कि वाह प्रमोशन हो गया, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ये समथिंग एंड हो सकता है कि यार कुछ लोग दुखी हो जाए। हो सकता है जो जिस एनवायरनमेंट में वहाँ पे रह रहे हो उसको छोड़ के ना जाने चाहता हूँ, या हो सकता है उनको अकेले पहले जाना पड़े तो सारे लोग दुखी हों, या वो सबको लेकर के जा रहे होंगे तो सब उससे दुखी हों। तो ये सारी चेंजेस समहाउ हो सकते हैं, ठीक है। और अब देखो ये क्या हुआ है फिर, बदली की उन्होंने बताया। और बदली में देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, उनका सामान वगैरह पैक हो रहा है, सारी चीज़ें पैक वगैरह हो रही है, सब कुछ अपना पैक कर रहे हैं। और फिर ये देखो ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं सब कुछ। पठानकोट पंजाब की बात है, पठानकोट में लोग रह रहे हैं तो लोग इनको बाय करने आ रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। तो देखो कुछ तो सैड है और कुछ खुशी से नाच रहे हैं, तो इनको बाय कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब शेयरिंग को भी जाना पड़ेगा, उसके पापा भी, सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा, सब चले जाएंगे यहाँ से। फैमिली भी बदलेगी, फैमिली नहीं बदलेगी, दोस्त बदलेंगे, स्कूल बदलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके का कोई एग्जाम्पल ढूंढना और उनसे बात करना है, ठीक है। फिर अब है नाजली। पहले थी हमारी निम्मी, फिर शेयरिंग और अब नाजली। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं, उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है, ठीक है, बड़े चचेरे भाई, चाचा के लड़के की शादी है, बड़े वाले की। तो देखो यहाँ पे शादी हो रही है, बहू बैठी है घूंघट में, फिर यहाँ पे उसका मुंह दिखाई चल रही है। ये जो है हमारी नाजली खुश हो रही है। फिर इसके बाद नाजली आई है, सबके पैर वैर छू रही है, शादी करके लिया है इसको। और फिर उसके बाद ये देखो घुल मिल गई, चाय वाय बना के दे रही है, तुरंत काम चालू हो जाता है ना, दूसरे तीसरे दिन से ही घर का है, तो वो चाय वाय बना के दे रही है। अब यही कह रहा है कि परिवार में क्या चेंज आए होंगे, कहाँ रहती थी, बात करो समथिंग। तो यही है इसमें बदलाव के कारण क्यों, निम्मी के फैमिली में क्या परिवर्तन हुआ, शेयरिंग में क्या, नाजली में क्या। तो मेन देखो इसमें यही है कि हमारे ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो अध्यापक के लिए बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, तो बच्चों से डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं था, मैंने पहले भी पढ़ लिया था, बट स्टिल मैं फिर भी एक एक चीज़ पढ़ती हूँ, एक एक लाइन, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर कहीं से कैसे भी आ रहा हो तो सो दैट वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हो, और कहीं ना कहीं से हमें बस पेपर के टाइम पे वो चीज़ आ जाए, ठीक है। तो मेरा परिवार कल, आज कल, सभी के परिवार किसी ना किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला या नहीं। तो एक सिंपल सा ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं। स्कूल में वापसी, कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। अब एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, थोड़े सा एक एग्जाम्पल यूज़ किया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। बाकी एक जनरल सी चीज़ हो चुकी है, आप सबको ऑब्वियसली पता होगी। अब देखो, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है, उनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है।
जंगम्मा और चिट्ठी कहती है हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो मेन यही है कि लड़कियों की उम्र क्या है, 18 साल है। वैसे तो अब 21 साल कर दिया, बट अभी तक वो बुक में अपडेट नहीं है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन यही थी, बट आई गेस आपको पता होगा। तो अभी हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, जो एनसीईआरटी में बात है हम वही हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की बुकें में चेंज नहीं हुआ है। अदरवाइज लड़कियों की जो उम्र है वो 21 साल कर दी है, राइट। अध्यापक के लिए बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो ये बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो हम चर्चा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर 10 की तरफ, जो कि है पार्ट 10, हुतुतु हुतुतु। तो आपको पता है हुतुतु हुतुतु हम किस में बोलते हैं, कबड्डी में बोलते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो कबड्डी कबड्डी की जगह क्या बोला जाता है, हुतुतु हुतुतु। तो आप देख सकते हो लड़कियों की एक टीम है यहाँ पे कबड्डी खेल रही है। तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और ये इस चैप्टर में पढ़ने लायक मटेरियल है। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। एक थोड़ा सा शुरू हुआ है कि जो लड़कियाँ खेल रही है ना, तो बस ये बोल रही हैं, वो उसको लाइन को बोला हुआ है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसमें पढ़ देती हूँ। हुतुतु 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 हुतुतु, आउट आउट। पाले की एक तरफ सभी लड़कियाँ जोर से चिल्लाई, हुतुतु हुतुतु हुतुतु, इधर से पकड़ो, पैर से पकड़ो, पैर से, इसका पैर पकड़ लो। वसुधा इधर आ, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए, हाथ पकड़ लो उसका। छूली छूली छूली, ओ आउट आउट आउट, सब आउट। ओ हो, तुम्हारी तो पूरी टीम ही आउट हो गई है। तो ये लड़कियां जो खेल रही होंगी उनका छोटा सा डिस्कशन चल रहा होगा। ये कह रही हैं कि इसको लड़कियां ये लाइन ना छोले, नहीं तो आउट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली ये चैप्टर है किस बारे में, क्या बात हो रही है, ठीक है। क्या कर रही हैं ये लड़कियां, आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो, चेडू गुडू, हुतुतु, हाडूडू, छू किट, कबड्डी या कुछ और। तो यानी कि देखो, हम जिस खेल को कबड्डी के नाम से जानते हैं उसके कितने सारे और नाम हैं। तो पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मान लो आपसे पूछा चेडू गुडू इसमें से किस खेल का नाम है, आएगा कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, चेडुगू हुतुतु हाडुडू छू किट कबड्डी या कुछ और, ठीक है। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वह सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने ये भी पूछा कि अगर सांस टूटी गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफ़ी बहस हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि जब आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है तो हम उनको सुलझाते हैं। तो ये टीचर के लिए है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा अगर झगड़े वगैरह हो जाए तो आपस में सुलझाना चाहिए। अब एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे नॉर्मल एक इंटरनेशनल वाले लेवल पे आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि एक कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और आपको पता है क्वेश्चन हमारा जीके में भी बनता है और यहाँ पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारे 6-7 गेम है ना, उसमें आप सभी में बताओगे कि सभी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, खो खो में कितनी होती है, वॉलीबॉल में कितनी होती है, क्रिकेट में कितनी होती है, बास्केटबॉल में कितनी होती है, फुटबॉल में कितनी होती है, और हॉकी में कितनी होती है, ठीक है। ये सिर्फ 7 गेम है, इन सिर्फ 7 की बताओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ना अभी इसके बाहर कभी क्वेश्चन देखा नहीं है मैंने इन गेमों के बाहर। तो ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए इन 7 में ही कितने प्लेयर्स होते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, फटाफट जैसे ही आप ये लाइन सुनोगे वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट कर दो, सो दैट आपकी मेमोरी भी रिकॉल हो जाएगी कि आपको याद भी है या नहीं, या कितने आपको 7 में से कितने याद हैं। तो आपको 7 के नाम बताने हैं, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है कबड्डी का खेल। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, है ना। खींचा तानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, है तो हो हल्ले वाला खेल। पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं, मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर तक सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे।
कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है जिसे जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो अध्यापक तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्कशन है, वो नहीं करवाना हमको। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाए। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार बोल पाते हो या कोई अंतर है? नहीं, कबड्डी खेलते टाइम हम बहुत कम बार बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा खेल रहे होते हैं, हमारा हाथ पैर चल रहा होता है, हमारा माइंड चल रहा होता है, हमारी सांस चल रही होती है। उस टाइम पे हम एक्टिव होते हैं ज़्यादा, है ना। तो उस टाइम पे हमारी सांस बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो उतना अभी नहीं बोल पाएंगे। जबकि अभी हम सांस रोक करके बोलेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे, क्योंकि हम बड़ी रिलैक्सिंग मूड में और सब कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, इसलिए। ठीक है, अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। थोड़े से यहाँ पे नियम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे खो खो के खेल में कुछ छूना बहुत ज़रूरी होता है। खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं, छूने से ही पारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम लिखो, जैसे पकड़म पकड़ाई होता है, बर्फ़ पानी होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं। क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में कबड्डियों की टीम है? हाँ है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जा कर के पता करना है। तो मोस्टली पता नहीं, वैसे हाँ होगा या ना। अब ये देखो, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेलने जाने वाले खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती? वो क्यों नहीं खेलती, तो चर्चा करनी है। ठीक है, कुछ लड़कियाँ खेलती होंगी, कुछ नहीं खेलती, तो क्यों नहीं खेलती वो पता करना है। वैसे आजकल के बच्चे कहाँ ही गेम खेलते हैं बाहर निकल के ऐसे गेम। वो तो सारा टाइम फ़ोन में पबजी, फ्री फायर या कैंडी क्रश या फिर इंस्टाग्राम, बस इसी में ही लगे रहते हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे। वो कहाँ ही खेलते हैं, उनको गेम की इम्पोर्टेंस तो आजकल गायब ही हो गई है। ठीक है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। सीटेट जिनने दिया होगा, डेफिनेटली सीटेट में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। अब ये है कर्नल मल्लेश्वरी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। बताओ, 130 किलोग्राम तक। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल। बताओ, उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, ये टोटल 4 बहनें हैं, तो सारी उनकी 4 बहनें मीन से टोटल 5 बहनें हैं और रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं 3 बहनों की कहानी। ये फ़ोटो देखो, लगती है ना दादी नानी? हाँ, दादी नानी लग रही हैं, देखो। पर ये है आम दादियों नानियों से अलग। ये फ़ोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़के वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए मदद करें। तो देखो, अब तक जितने भी ओलंपिक खिलाड़ी हैं, हमारे लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए। जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए तब से लेकर अब तक कितने लोगों को इंडिया में मेडल मिल चुका है, तो ये शायद हम पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा याद रख पाना। बट यस, जो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे ओलंपिक, और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक है, 2020 में ना होके वो 2022 में हुए थे कोरोना की वजह से, बस उसे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोला जाता है। उसमें आपको ज़रूर याद रखना है कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, किसने मेडल जीते हैं, वेट लिफ्टिंग में किसने मेडल जीते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुआ था, तो पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला बनी थी। दूसरी बार भी उन्होंने जीता है अभी टोक्यो ओलंपिक में, बट रियो डी जेनेरियो में वो पहली थी, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लाइक साक्षी मलिक, उस टाइम पे साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आया था कि साक्षी सीटेट कह रही हूँ, सॉरी, केवीएस में, कि साक्षी मलिक ने किस गेम में इस बार ओलंपिक में मेडल जीता है, तो था कुश्ती। क्योंकि 2016 में ओलंपिक हुए थे, 2016 में वैकेंसी निकली थी और 7 जनवरी 2017 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ के जाना। जैसे इस बार बजरंग पूनिया को मिला है
वो लवलीना को मिला है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही ये शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती है कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़ी जोश से बताती हैं। कई मैच तो वह बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। बताओ, 6:30 बजे से शुरू होना, 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू ही हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वह एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आईं, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है कि माँ के भाई को मामा कहते हैं तो आपके भाई माँ के भाई को क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन है, ठीक है। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेले ही। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन है, क्या है क्या नहीं, छोड़ सकते हो आप, पेपर के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये था, तो ये चैप्टर में इतना ही था। एक गेम बनाना है, यहाँ पे अपना गेम के अकॉर्डिंग खेलना है। ये चैप्टर में इतना ही था, बट यस, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपके गेम है, जैसे जो हमारे गेम है ना ओलंपिक वाले, वो हमें याद रखने हैं। कल्लम मलेश्वरी का नाम याद रखना है, और हो सकता है वो पुराना क्वेश्चन हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, तो ज्वाला लीला और हीरा से आ जाए क्वेश्चन, तो ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड चीज़, ओलंपिक में जितने भी मेडल जीता है वो सारे नाम हमें रटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे 2 चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।